हेलो फ्रेंड्स। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 11। टॉपिक हम लोग कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग के प्रोसेस को डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, दूसरा हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तीसरा हम लोग आज देख के चलेंगे लिमिटेशन। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, चलिए नंबर वन कहता है कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता है भैया आप ना ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आखिर हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है एक है कि कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ताकि हम चीजों को भूल ना जाए। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड इन जनरल। फिर हम क्या करते हैं उसको, फिर हम करते हैं क्लासीफाई दैम इनटू लेजर। एंड नंबर 3, समराइज इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। सर ये फाइनल अकाउंट क्या होते हैं बेटा, पार्ट 1 में हमने देखा था ना, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन्हीं को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ओके मेरे बच्चों, चलो ये सबसे पहला था सॉरी ऑब्जेक्टिव, कि भैया सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख लो। चलिए दूसरा जो आया वो आया ये, भैया बिजनेस जैसे से बड़ा हुआ तो प्रॉफिट लॉस जानना है ना बिजनेस का। चलो तो फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है। अब ये बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके मेरे बच्चों, चलो नंबर 3, प्रॉफिट लॉस तो जान लिया। क्या आप ये नहीं जान सकते हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। सच्ची बताऊं तो ये बताता है बिजनेस की औकात कितनी है। ठीक है, आओ जो देखें, टू नो द फाइनेंशियल
पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा सर, ये फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता लगेगी बेटा? जब जब ये फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड अकाउंट में आएगा तो इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। फॉर दिस पर्पस बैलेंस शीट बहुत बड़ी चीज है बेटा। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। खासी बताऊं बैलेंस शीट की? 11th का बच्चा जाता है तो भी यही बात करता है एग्जाम में, यार मेरी बैलेंस शीट नहीं मिली। 12th का बच्चा जाता है वो भी यही बात करता है, कहता है यार बैलेंस शीट नहीं मिली। ये तो छोड़ो, सीए में बच्चा एग्जाम देने जाता है, चाहे सीए फाइनल का हो चाहे आईपीसीसी का हो, है ना, चाहे इंटर का हो, सब यही कहते हैं यार मेरी बैलेंस शीट नहीं मिली। बड़ा रोना है भैया इस बैलेंस शीट का। पर आप लोग मत रोना, देखो आप भी बनाना सीखोगे। चलो, तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता लगती है। फॉर दिस पर्पस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। ओके, चलो तो बैलेंस शीट से आखिर पता क्या लगता है? आओ, बैलेंस शीट डेफिसिट द पोजीशन ऑफ तीन चीजों की पोजीशन ये बताती है आपको। किस किस चीज की? एक तो आपकी एसेट्स कितनी है, कॉमा आपकी लायबिलिटी कितनी है, एंड आपकी कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ओके मेरे बच्चों, तीन चीजों के बारे में। ऑफ एसेट्स, liabilities and capital of the business। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है भैया, जिसकी एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया, सीधी सी बात है। चलो, अब ये तो बड़ा मजेदार पॉइंट आने वाला है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। देखो, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रिवेंट का मतलब यह है कि कुछ गड़बड़ होने से पहले ही उसको रोक लेना। डिटेक्ट का मतलब गलती तो हो गई, अब गलती होने के बाद उसको रोकना। ओके, तो कैसे पता लगेगा प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर? चलो, मैं ये कहता हूं कि आपने अकाउंट अभी बनाते ही नहीं हो, ठीक है, अभी तक आप कोई अकाउंट नहीं बनाते। आपके पास कैश पड़ा हुआ था 1 करोड़ रुपए, आपने कहीं उसको नोट नहीं किया, कहीं आप गिनती नहीं करते, उसका अकाउंट भी नहीं बनाते आप। अगले दिन आप सुबह आए और कैश को आपने चेक किया, कैश थोड़ा सा उसमें कम था, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था ना, आपने उसकी काउंटिंग करी थी। क्योंकि वो 1 करोड़ का कैश कई दिनों में इकट्ठा हुआ जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि 1 करोड़ एग्जैक्टली पता है। ये मैंने आपको एक फिगर दी कि 1 करोड़ का कैश पड़ा, लेकिन आपको नहीं पता रात को, क्योंकि आपने उसको अकाउंट में नोट नहीं कर रखा। तो उसमें से कुछ चोरी हो जाएगा तो भाई साहब क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उसमें हम गलती को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, अगर वो गलत हो गया तो अगर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, और रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हम उस एरर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमसे गलती हो गई आखिर, ठीक है। तो अगर अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो हम प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर नहीं कर सकते, कि अगर कोई फ्रॉड करेगा तो हम उसको प्रिवेंट एंड डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं, उसके ऑडिट करवाते हैं, तो इसका मतलब कोई भी चोरी करने से डरेगा तो वो हो गया प्रिवेंशन, किसी काम को करने से पहले ही डरना। और अगर मान लो किसी ने गलती कर भी दी तो अकाउंट के थ्रू हम उसको चेक करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि आखिर गलती करने वाला कौन है।
चलिए नंबर 5, प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अच्छा, इसी चक्कर में मैंने आपको कहा कि मैं पूरा आपको एक पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो ऐसा हुआ, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हमने सबसे पहले देखा कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। चलिए बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, फिर हमने पता किया प्रॉफिट लॉस कितना हुआ तो वो भी पता चल गया, फिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो भी पता लग गई। एक इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व हो गया कि भाई अकाउंट अगर बनाओगे तो फ्रॉड्स एंड एरर प्रिवेंट एंड डिटेक्ट होंगी। फिर प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाती है ये हम बात करेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कि कौन कौन होते हैं और उनको क्यों दी जाती है। ओके, चलिए नंबर 6, helps management for decision मेकिंग। आपने अपने अकाउंट बनाए, अकाउंट से आपको पता लगा कि भाई इस साल हमें इतनी सेल हुई, इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर के प्लान बना लेते हो कि यार अगले साल इतनी सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना। या हमें पता लग रहा है कि अकाउंट बनाए कि यार सैलरी लोगों को बहुत ज्यादा हम पे कर रहे हैं, सैलरी के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयज को छटनी करनी होगी, उनको रिटेंच करना होगा, निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या सैलरी कम करनी पड़ेगी, अगले साल इंक्रीमेंट उनका कम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम अकाउंट ही नहीं बनाएंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल के नहीं आ पाएंगी। या हमें लॉस हो रहा है मान लो, तो लॉस कितना हो रहा है तो ये भी कहाँ से पता लगेगा, अकाउंट से पता लगेगा। तो लॉस के बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे कि भैया यार बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इस बिजनेस को बंद कर दो। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट के थ्रू मिलती है, अकाउंट बनाएंगे तो मिलेंगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं मिलेंगी। चलिए नंबर 7, helps in making comparison। अकाउंट बनाया तो हम कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन दो तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। अगर मैं बात करूं कोई भी कंपैरिजन तो वो दो तरीके का होगा, एक तो होगा इंट्रा और एक होगा इंटर। इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब आउटसाइड। जैसे मान लो मेरी 2015 का प्रॉफिट और 2016 का प्रॉफिट, अगर मैं इसके बीच में कंपैरिजन करता हूं तो ये क्या हो गया, इंट्रा फॉर्म यानी विद इन द फॉर्म। अपने खुद का ही कंपैरिजन करूं अपने आप से 2015 का 2016 से। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं टाटा का और महिंद्रा का, कंपैरिजन कि इन दोनों का प्रॉफिट कितना है, तो ये कौन सा कंपैरिजन करवाएगा, ये कंपैरिजन कराएगा इंटर फॉर्म। इंटर फॉर्म मतलब आउटसाइड द फॉर्म, टाटा का महिंद्रा से, और इंट्रा फॉर्म मतलब विद इन द फॉर्म। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो हमने 7 ऑब्जेक्टिव देखे। कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, to know the financial position of the business, to prevent detect fraud and error, provide accounting information to the users, help management for decision making, helps in making comparison। तो ओके बच्चों, चलो अगला जो हम देखने वाले हैं टॉपिक वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स किसकी बात कर रहे हैं, यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज करने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के लोग होते हैं,
दो तरीके के, एक तो होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए तो यूजर्स। अब सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा? अच्छा सर, पहले ये तो बता दो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है। बेटा अभी हमने देखा कि अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन निकली कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, ये सब एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ओके, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, लोन हमने बैंक से कितना लिया हुआ है, क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अब इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले कुछ लोग हैं, तो उसको पहले हमने प्राइमरी दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आता है? सबसे पहले तो आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करेगी यूज करके? मैंने बताया मैनेजमेंट लेगी इसके बेसिस पे डिसीजन। क्या लेगी इसके बेसिस पे? डिसीजन लेगी। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए कि नेक्स्ट ईयर के प्लान क्या रहेंगे, इस साल के प्लान क्या रहेंगे, है ना। तो जो भी प्लानिंग करनी है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करके चलते हैं। चलिए, सेकंड मैं बात करूं तो ओनर्स। ओनर्स बोलूं या प्रोपराइटर? इनको क्या करना होता है? ये जानना चाहते हैं कि भैया हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बताओ। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं ये। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो इनको इंफॉर्मेशन देंगे कि भैया इस साल प्रॉफिट इतना हुआ, लॉस इतना हुआ और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है। थर्ड, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्यों जानना चाहते हैं? यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों है? इनको क्या करना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से? इनको क्या करना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से? भैया ये भी तो चाहते हैं कि अगर हमारा बिजनेस, जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं, अगर वो ग्रो हो रही है तो हमारी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, हमारी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, बोनस हमें मिलना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें जानने के लिए एम्प्लॉइज भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं कि भैया जो आपने पीएनएल अकाउंट बनाया है, जो बैलेंस शीट बनाई है, वो सारी चीजें हमें भी दिखाओ, हमें भी तो पता चले, है ना, कि हमारी वजह से कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को, हमारी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं? नंबर वन अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, बैंक्स को क्या करना है? बैंक बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट की बात हो रही है ना। वैसे और भी चीजें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो बैंक भी जानना चाहेगा कि भैया जिसको मैं लोन देने जा रहा हूँ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं है। अगर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं होगी तो क्या बैंक उसको लोन देगा? क्या लॉस मेकिंग कंपनी को बैंक लोन देना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। या अगर बैंक ने लोन दे भी दिया तो भी वो टाइम टू टाइम आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट मांगते रहते हैं कि आप आगे बैंक का लोन रीपे कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें चेक करता है बैंक। क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्यों चेक करता है? क्रेडिटर्स चेक करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करके वो देखता है कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस सही है या नहीं है, ये मेरे पैसे वापस दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, लाइक सेम लाइक बैंक, जैसे बैंक चेक करता था वैसे ही क्रेडिटर्स भी जानना चाहते हैं कि भैया क्रेडिटर्स भी उधार उसी को देते हैं जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। एक गाना सुना है आप लोगों ने? सुख के सब साथी, दुख में न कोई, यही हाल है भैया बैंक का भी। हाँ, अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो बैंक लोन देगा। क्रेडिटर्स भी उधार तब देगा जब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, यानी सुख के सब साथी दुख में ना कोई। चलिए, आइए, गवर्नमेंट।
अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, गवर्नमेंट को बेसिकली टैक्स पर्पस के लिए जानना होता है, टैक्स पर्पस। ओके, कि भैया मेरा टैक्स पे कर पाओगे, है ना, या कितना टैक्स पे करोगे। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एक दो तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं यूजली अभी बात करूं तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं वो इनकम टैक्स है। तो इनकम जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा, सेल कितनी है, परचेज कितनी है, इसके अकॉर्डिंग जीएसटी होगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करके तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि ये टैक्स सही पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी एक क्या हो गया, यूजर्स हो गए, है ना। चलो आगे देखते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। बेटा मुझे कंपनी के शेयर खरीदने, बताओ किसके खरीदूं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है कि सर उसके खरीदो जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा बेटा ये पता कैसे चलेगा, कह रहा है एक काम करो सर, उस कंपनी की बैलेंस शीट देखो, पीएनएल देखो। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो यानी अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, है ना, या किसी बिजनेस कोई सपोज मैं परचेज करना चाहता हूँ, तो किसके बेसिस से परचेज करूंगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब जो अभी इन्वेस्टर है नहीं, पोटेंशियल जो आगे बनने वाला है। तो कहाँ से, वो उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो वो कहेगा चलो इस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं या इस बिजनेस को हम खरीद लेते हैं। फिर एक आएंगे रिसर्चर्स। ये क्या करते हैं रिसर्च, एक्चुअली क्या है कि इंडिया में जितनी भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे जो पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, है ना, या और बड़े बड़े रिसर्चर्स के जीडीपी क्या रहेगी, तो वो सब क्या करते हैं, एक देश की जीडीपी कैसे रहेगी वो कैसे पता लगता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही पता लगती है कि इस कंपनी की इन्होंने ये परचेज किया, ये सेल किया, उसके थ्रू। नंबर 6, पब्लिक। अच्छा सर, पब्लिक को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है बेटा। पब्लिक ही तो वो जानना चाहेगी यार कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, इस कंपनी का मुझे एम्प्लॉय बनना है ना, ये कंपनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी, तो पब्लिक यूज कर रही है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। दूसरा, आपको एक बात बताऊं, अभी कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को दे रही हैं। तो बेटा ये ऐसे ही नहीं दे रही हैं, इनकी ना एक सीएसआर होती है बेटा, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें इनको अपने प्रॉफिट का, नेटवर्क का कुछ परसेंटेज है, उस परसेंटेज में इनको मैंडेटरी है कि पैसा देना ही देना है। ठीक है, कंपनीज को, ये सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, जो पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है उनके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है सीएसआर। ठीक है, तो इनकी भी कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो ये पब्लिक जानना चाहती है कि भैया इन्होंने अपना सीएसआर सही से यूज किया या नहीं किया, तो कैसे पता लगेगा, इनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के पता लगेगा। एग्जैक्टली, या हम कई बार किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो हम जानना चाहते हैं भैया ये कंपनी आखिर चल कैसी रही है। ओके, तो ये थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दो पार्ट्स में हमने पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैनेजमेंट इंटरनल है, क्या जानना चाहती है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनको। ओनर्स या प्रोप्राइटर की बात करूं तो उनको प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, मतलब एसेट्स कितनी है या लायबिलिटी कितनी है। एम्प्लॉय अपनी सैलरी के लिए, बोनस के लिए जानना चाहता है ना, या चाहता है कि मैं इस कंपनी में टिका रहूं या ना टिका रहूं, छोड़ के चले जाऊं, है ना। एक्सटर्नल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये जानना चाहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिटर्स की बात करूं तो ये भी यही जानना चाहते हैं कि क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है कंपनी की या बिजनेस की। गवर्नमेंट की बात करूं तो टैक्स पर्पस के लिए, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। पोटेंशियल इन्वेस्टर की बात करूं तो वो जानना चाहते हैं कि भैया इस बिजनेस में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। रिसर्चर्स तो वो चेक करते हैं, उनको कुछ पीएचडी करे हो, है ना, या जीडीपी पता करनी हो। ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं उनको चेक करना होता है ना, तो वो रिसर्च करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। या पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक जानना चाहती है कि ये कंपनी एम्प्लॉयमेंट देगी या नहीं देगी, या ये अपने सीएसआर को सही से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। . 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
लास्ट टॉपिक आज की क्लास का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा सर, अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन भी है? बिल्कुल बेटे, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? आओ, सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग जो है वो है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग जो बेस्ड है वो कुछ कॉन्सेप्ट से और कन्वेंशन पे बेस्ड है। अब ये कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, या मैं बोलूं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बेटर रहेगा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना। तो वह नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सारी चीजें एक बार पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बाद वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अब ये क्या होते हैं, एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि यार अकाउंटिंग में बोला हुआ है कि स्टॉक एक चीज होती है। स्टॉक को ना वो कहते हैं परचेज प्राइस या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस। इस पे रिकॉर्ड करना है आपको स्टॉक को, परचेज प्राइस या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। तो ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा आप कोई दूसरा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई है ना, कि भैया यार ये तो फॉलो करना ही करना है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो एक लिमिटेशन नहीं है, बंधन नहीं है। चलो फिर, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो हम करते हैं कई बार वहां ना पर्सनल जजमेंट भी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? बात करेंगे इसके बारे में, अभी नहीं जरा, अभी सिर्फ इतना समझना है कि डेप्रिसिएशन एक चीज होती है। इसको निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात करूं तो मैं अभी फिलहाल दो मेथड आपको बता रहा हूं। एक होता है एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी। अब ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी फॉलो कर लो, चॉइस। तो एक बंदा एसएलएम चूज करता है, एक डब्ल्यूडीवी चूज करता है। तो यहाँ चॉइस आ गई, तो ये पर्सनल जजमेंट हो गई नहीं हो गई कि कौन सा चूज करें और कौन सा ना करें। थर्ड, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं। 2010 में मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। क्या खरीदी? बिल्डिंग। कितने की खरीदी? मैंने वो बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की। 2020 में सेम बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो हो गई 55 लाख। कितनी हो गई? 55 लाख। लेकिन मैं बुक्स पे किसको रिकॉर्ड करके चलूंगा? मैं जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके चलूंगा वो मैं रिकॉर्ड के चलूंगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जो मैंने 2010 में खरीदी थी, परचेज प्राइस होगा उसका, उसी पे मैं उसको रिकॉर्ड करके चलूंगा। भले आज उसकी वैल्यू कुछ भी हो, मार्केट वैल्यू, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज मैं उसको किस पे रिकॉर्ड करके चलूंगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके चलूंगा, यानी 10 लाख पे। ठीक है, रिकॉर्ड एट दिस वैल्यू। सर आपने तो कहा था कि मार्केट वैल्यू और
परचेज प्राइस विच एवर इज लेस। मैंने कहा बेटा वो रूल एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के लिए, और ये स्टॉक नहीं है, यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है बेटा, है ना। ठीक है, तो यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है, और वैसे भी अगर आप चेक करोगे तो 55 और 10 तो वो 10 ही आएगा, लेकिन नहीं, वो स्टॉक की बात थी। ओके बेटा, तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इज दैट क्लियर। चलिए नंबर 4, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने देखा, सबसे पहला जो मेरी क्लास थी मैंने आपको बताया ओनली दोस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। दोस transactions are recorded which are in terms of money, और तो कोई रिकॉर्ड होते नहीं, है ना। जबकि कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे मेरे पास एम्प्लॉय है, क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय, वो बहुत लंबे समय से मेरे पास टिके हुए हैं, है ना, वो उनको काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, है ना। बिजनेस की गुडविल धीरे धीरे बढ़ती चली गई, है ना, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गुडविल की बात करूँ तो गुडविल भी दो तरीके की होती है, एक परचेज और एक सेल्फ जनरेटेड। अगर मैंने सेल्फ जनरेटेड करी है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे गुडविल की जो बात कर रहा हूँ वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा हूँ। ओके, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जबकि है तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बहुत क्वालिटी है उसके अंदर, है ना। या मुझे कोई बहुत बड़ा आगे जाके एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है अभी, है ना, वो भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्यों, मुझे सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, इसके अलावा अगर कोई भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ओके, जैसे मान लो मेरे पास आईआईटी का बेस्ट जो पास आउट बच्चा है वो मेरे पास में है, मेरी कंपनी का एम्प्लॉई, क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि उसके लिए कुछ मनी में अगर नहीं है तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हालांकि उसकी सैलरी मैं जरूर करता हूँ, लेकिन वो एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास बेस्ट एम्प्लॉय है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर। नंबर 5, सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है एक्चुअल में जो पोजीशन है ना, एक्चुअल में जो पोजीशन है उससे या तो बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन दिखाना या उससे बुरी दिखाना, ये होता है विंडो ड्रेसिंग, मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट करेंगे हम, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट कर देंगे, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, manipulation of account by showing more or less profit than the actual। ओके, तो ये है इसका मतलब। सर ऐसा करते क्यों है, चलो एक्चुअली क्या है, बैंक से लोन लेने जाना है, बैंक से लोन लेने जाना है, तुम दिखाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, मोर प्रॉफिट, या अगर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है तो हम लोग दिखा देते हैं लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम देंगे, तो कई बार ऐसी कोशिश हम लोग करते हैं कि, तो ये एक लिमिटेशन है कि अकाउंट्स में हम लोग खुद कई बार चेंज कर लेते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे